Hello students, in the last lecture we had learned the first chapter of political science, that is post World War political development, and in that chapter we had learned about the Second World War, then countries involved in Second World War. After that we had learned about the Cold War. Now today we are going to learn the next part of this chapter. Let's do this. Then now listen carefully. The The Cuban Missile Crisis 1962 was an important event in the Cold War period. Find out more about the event. तो यहाँ पे आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है जो 1962 में एक वहाँ पे क्राइसिस हुए थे कोल्ड वॉर के बीच में. देन डू यू नो द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन took place in 1917 in Russia and the Soviet Union came into being. तो सोवियत यूनियन जब वहाँ पे बनी थी 1917 में रशिया में, तो वहाँ पे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन वहाँ पे हुआ था. इन अ शॉर्ट वाइल द सोवियत यूनियन केम अप एज अ सुपर पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. तो उसी बीच में ये जो सोवियत यूनियन है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सुपर पावर बन के आगे आई थी. बट देयर वेयर एक्सट्रीम डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन. तो अमेरिका और सोवियत यूनियन में वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस थे जिनके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं. फॉर एग्जांपल द यूएस वाज डेमोक्रेटिक स्टेट एडवोकेटिंग कैपिटलिज्म while the Soviet Union advocated socialism and one party authoritarian system. Both of the superpower wanted to expand their own dominance in the world. तो जिसमें यूएसए यानी अमेरिका जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट थे जो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करती थे, और जो सोवियत यूनियन है वो सोशलिज्म को अडॉप्ट करने वाली कंट्री है, और दोनों के बीच में अपनी पावर को एक्सपांड करने की वहाँ पे रेस चल रही थी. अमेरिका वांटेड टू स्प्रेड कैपिटलिज्म व्हाइल द सोवियत यूनियन वांटेड टू स्प्रेड सोशलिज्म. जिसमें अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म को वहाँ पे स्प्रेड करना चाहती थी और सोवियत यूनियन जो है वो सोशलिज्म को स्प्रेड करना चाहती थी. देन both countries started making efforts to pull smaller countries into their respective bloc in order to increase their hegemony. तो ये दोनों कंट्रीज जो है वो दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज को अपनी तरफ से करना चाहती थी क्योंकि वो अपनी लीडरशिप वहाँ पे बढ़ाना चाहती थी. एज अ रिजल्ट यूरोप वॉज आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड. तो इसी वजह से यूरोप जो है वो डिवाइड हो गया. वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइन द ब्लॉक लेड बाय अमेरिका. तो अमेरिका की तरफ से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वहाँ पे बनी और ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज है वो सोवियत यूनियन की तरफ से. दिस सुपर पावर एक्सपोज द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक हेल्प टू द कंट्रीज इन देयर रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स. तो दोनों की दोनों जो कंट्रीज है वो चाहती थी कि बाकी की जो छोटी छोटी कंट्रीज है वो उन्हें मिलिट्री और इकोनॉमिक हेल्प करें. Next, arm race. The superpower started producing arms on the large scale to outsmart each other. तो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने के लिए या एक दूसरे को सुपीरियर बताने के लिए जो कंट्रीज है उनमें आर्म रेस वहाँ पे हुई, आर्म प्रोड्यूसिंग वहाँ पे स्टार्ट हो गई. देयर started a rivalry to make more and more destructive weapons and acquire the technology required for the same. तो इन दोनों कंट्रीज में एक राइवलरी वहाँ पे स्टार्ट हो गई, एक मतलब कंपटीशन वहाँ पे हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ऐसे वेपन्स वहाँ पे बनाए जाए, जिसके लिए उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी को मतलब अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, इस तरह की टेक्नोलॉजी ईजाद करना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया. बट सुन बोथ द सुपर पावर्स रियलाइज दैट द आर्म रेस में एंडेंजर इंटरनेशनल पीस. तो इंटरनेशनल पीस के लिए ये आर्म रेस जो है वो बहुत ही बड़ा डेंजर पूरी दुनिया के लिए हो सकता है. ये दोनों कंट्रीज को वहाँ पे समझ में आया. हेंस
effort towards the arm control and disarmament also happened during this period. तो जिसकी वजह से ये जो आर्म रेस है वो वहाँ पे रुक गई है और उसके साथ साथ डिसआर्मामेंट भी वहाँ पे हो गया। ये डिसआर्मामेंट क्या है? डिसआर्मामेंट मतलब कंट्री जो है वो अपने डिफेंस के लिए ही वहाँ पे आर्मामेंट्स का यूज़, आर्म्स का यूज़, वेपन्स का यूज़ वहाँ पे करेगी, इस तरह की सोच। क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ वहाँ पे क्रिएशंस वहाँ पे हुए, वो किस तरह से? डेवलपिंग नेशंस क्रिएटेड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एट द रीजनल लेवल इन द ऑर्डर टू एंश्योर म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सुपर पावर राइवलरी। तो इस सुपर पावर राइवलरी में वहाँ पे कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गए। वो किस तरह से? दे फेल दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज द मोर इम्पॉर्टेंट। दोनों कंट्रीज को ऐसे लगने लगा, सुपर पावर कंट्रीज को, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर एंड फॉर्म द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वाइल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस एक्सेट्रा एस्टेब्लिश द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली और जिसमें ईस्ट इंडियन कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, इस तरह की। और इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि ASEAN। नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। In the period of the Cold War, while the world was becoming bipolar, there were some countries which did not want to join the superpower rivalry. तो नॉन अलाइनमेंट क्या है कि कोल्ड वॉर के पीरियड में वहाँ पे बाइपोलर सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो दो ग्रुप में वहाँ पे डिवाइड हो गया था, जिसमें कुछ कंट्री जो है वो सुपर पावर जो राइवलरी वहाँ पे चल रही है उसे ज्वाइन नहीं करना चाह रही थी। सच नेशंस डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरी। तो इस कोल्ड वॉर राइवलरी से कुछ कंट्रीज वहाँ पे बाहर रहना चाहती थी। देयर पॉलिसी इज नॉट नोन एज नॉन अलाइनमेंट। तो इस तरह की जो पॉलिसी है कुछ कंट्रीज की उसे नॉन अलाइनमेंट वहाँ पे कहा गया। नॉन अलाइनमेंट वॉज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बीच में ये नॉन अलाइनमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे रही थी। Non-aligned movement, the Asian and African countries which became independent after the Second World War supported the idea of non-alignment. तो नॉन अलाइनमेंट की आइडिया को सपोर्ट किया एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट हुई थी। दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1961 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो 1961 में वहाँ पे शुरू हुई थी, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी लीडरशिप में हुई थी। साथ साथ में प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया मार्शल टिटो, तो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट मार्शल टिटो और प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट गमाल अब्देल नेसर, उसके साथ साथ इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है गमाल अब्देल नेसर ये भी थे। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकार्नो एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ घाना डॉक्टर क्वामा नेक्रुमे। तो इन सबकी लीडरशिप में ये मूवमेंट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वहाँ पे शुरू हुई थी। देन इवोल्यूशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की इवोल्यूशन किस तरह से हुई? द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज़ अपोज कॉलोनियलिज्म इम्पीरियलिज्म। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये जो है वो कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म को वहाँ पे अपोज करती थी, उन्हें ये मंजूर नहीं था। उसके बाद रेसिज्म भी उन्हें मंजूर नहीं था। इट हैज़ एनकरेज द रिसोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। तो वो चाहते थे कि किसी भी तरह के इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है वो पीसफुल मीन्स से सॉल्व हो जाए। इंडिया लेड दिस मूवमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया में ये जो मूवमेंट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के गाइडेंस में वहाँ पे हुई थी। इंडिया कंटिन्यूड टू एक्टिवली सपोर्ट द मूवमेंट आफ्टरवर्ड्स एज वेल।
तो इंडिया जो है वो एक्टिवली वहाँ पे सपोर्ट कर रही थी इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को। इवन आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द मूवमेंट हैज़ नॉट रिड्यूस। कोल्ड वॉर के बाद भी इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के इम्पोर्टेंट को उन्होंने कम नहीं होने दिया, मतलब इंडिया ने कम नहीं होने दिया। द नॉन अलाइन मूवमेंट इज बेस्ड ऑन इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये जो है वो ह्यूमनिज्म वाले प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड थी। उसके बाद ग्लोबल पीस एंड इक्वेलिटी, ये क्या चाहती थी कि पूरे ग्लोब में वहाँ पे पीस रहे, इक्वेलिटी रहे। इट हैज़ इंस्पायर्ड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू कम टुगेदर। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हें एक साथ आने के लिए इंस्पायर किया इंडिया ने या इस मूवमेंट ने। इट हैज़ एनकरेज द resolution of international dispute by peaceful means while taking the firm stand on disarmament, fostering human rights. The non-alignment movement put forth the problem of poor unemployed countries firmly. This movement made demand of a new international economic order. तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में ये इनकरेज कर रही थी कि किसी भी तरह के इंटरनेशनल डिस्प्यूट झगड़े जो है वो पीसफुल मीन से सॉल्व किए जाएं। उसके साथ साथ में डिसआर्मामेंट मूवमेंट को उन्होंने बढ़ावा दिया, फोस्टर किया, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दिया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो किसी भी तरह के जो पुअर कंट्रीज हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या अनडेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आगे बढ़ी। दिस मूवमेंट मेड ए डिमांड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इस मूवमेंट ने डिमांड किया एक नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को, जिसे NIEO कहा जाता है। समराइजिंग ब्रीफली, द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट हैज़ नॉट रिड्यूस इवन इफ द कोल्ड वॉर इज ओवर। तो जिसमें ये बताया जाता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये जो है वो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये चलनी चाहिए। इट इंस्पायर्ड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू कम टुगेदर। इट ब्रॉट सेवरल न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस इनटू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पुअर कंट्रीज है या बैकवर्ड कंट्रीज जो है उनकी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करने के लिए ये मूवमेंट वहाँ पे चल रही थी। इट गेव दीज countries the confidence to assert themselves with self-respect in international politics। तो इस तरह की जो छोटी कंट्रीज है उन्हें भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सेल्फ रिस्पेक्ट मिले। तो इस तरह की सोच इस नॉन अलाइनमेंट की भी वहाँ पे रही थी। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, द कोल्ड वॉर दैट हैड डोमिनेटेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिंस 1945 केम टू एन एंड। तो 1945 में ये कोल्ड वॉर जो है उसका डोमिनेंट वहाँ पे खत्म हो गया या कोल्ड वॉर वहाँ पे खत्म हुआ। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट दैट हैपन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी। तो लास्ट सेंचुरी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी इवेंट वहाँ पे रही थी। देयर वेर मेनी रीजन्स फॉर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एज गिवन बिलो। तो बहुत से सारे रीजन्स वहाँ पे रहे थे कि कोल्ड वॉर खत्म होने के। The Soviet Union adopted the policy of opening up the economy. The state loosened up its control of the economy. तो जिसके पीछे कारण ये भी रहा था कि सोवियत यूनियन जो है उसने एक ओपनिंग अप किया था इकोनॉमी के बारे में, या अपनी जो इकोनॉमी वहाँ पे लूज हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सोवियत यूनियन Mikhail Gorbachev implemented the policies of perestroika, that means restructuring। तो उस वक्त के जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे मिखाइल, इन्होंने एक पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट की। वो कौन सी थी? रिस्ट्रक्चरिंग की, फिर से कंट्री को बांधना, फिर से कंट्री को मजबूत बनाने की। एंड ग्लासनोस्ट, दैट मीन्स ओपननेस। तो उसके साथ साथ उन्होंने कंट्री के ओपननेस को भी ध्यान में वहाँ पे रखा था। देन ड्यू टू दिस पॉलिसीज
द कंट्रोल ओवर द मीडिया रिड्यूस। तो इस पॉलिसी की वजह से जो मीडिया का कंट्रोल जो है वो कम हो गया। इम्पोर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्फीयर। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्फीयर में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस वहाँ पे आए। दैट मीन्स दीज स्फीयर्स वेयर रिस्ट्रक्चर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर जो है वो रिस्ट्रक्चर हुए, फिर से बनाए गए। दिस गेव इम्पेटस टू डेमोक्रेसी। तो इस चीज़ ने डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया। As the East European countries under the influence of Soviet Union adopted the capitalist and democratic path, the regimes there changes। तो उसके साथ साथ में जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के साथ साथ में थी, उन्होंने कैपिटलिज्म यानी कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक पाथ को अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया। द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड एंड several new nations were created out of it। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड हुआ और अलग अलग ऐसे दूसरे वहाँ पे नेशन सोवियत यूनियन में बने। रशिया वॉज द बिगेस्ट कंट्री इन द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन में रशिया ये एक सबसे बड़ी कंट्री वहाँ पे बनी। वाई सो? देखो यहाँ पे नाटो स्टिल एग्जिस्ट बट इट्स नेचर इज नो लॉन्गर मिलिट्री। फाइंड आउट द कंट्रीज दैट आर मेंबर ऑफ नाटो। तो नाटो आज भी एग्जिस्ट है, आज भी दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसकी मिलिट्री जो है, मिलिट्री नेचर जो है वो अब नहीं रहा है। तो इस नाटो के अंदर आज भी कौन सी कंट्रीज की मेंबरशिप है जो आपको ढूंढनी है। सजेस्ट वर्ड। व्हेन देयर इज ओनली वन सुपर पावर एंड several countries are depend upon it, such an international system is called unipolarization। तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही सुपर पावर कंट्री वहाँ पे है या एक ही सुपर पावर वहाँ पे है और दूसरी कंट्रीज उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसी सिस्टम को वहाँ पे यूनिपोलर सिस्टम वहाँ पे कहा जाता है। और साथ साथ में द डिवीजन ऑफ द नेशंस बिटवीन टू सुपर पावर इज कॉल्ड बाइपोलराइजेशन। तो दो ग्रुप में जब वहाँ पे पूरे का पूरा वर्ल्ड वहाँ पे डिवाइड हो जाता है और दो सुपर पावर वहाँ पे बनती है तो उसे बाइपोलराइजेशन कहा जाता है। व्हेन मेनी कंट्रीज इमर्ज एज अ सुपर पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, व्हाट कैन दैट सिस्टम बी कॉल्ड। तो बहुत सी सारी ऐसी सुपर पावर कंट्रीज अगर इमर्ज हो जाती है तो उसे किस तरह की सिस्टम कहा जाएगा, वो आपको बताना है। Write an essay on the topic futility of war. Some points have been given below to help you discuss them। तो आपको एक ऐसे लिखना है futility of war, उसके ऊपर कुछ पॉइंट दिए गए। देखो पॉइंट इस तरह से, एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय डिस्कशन एंड निगोशिएशन। तो किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है वो डिस्कशन और निगोशिएशन से सॉल्व हो सकता है। उसके बाद प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व बाय वॉर। वॉर से किसी भी तरह के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। वॉर पुट्स अ स्पैनर इन द व्हील ऑफ डेवलपमेंट। तो वॉर ये डेवलपमेंट के व्हील के लिए, मतलब डेवलपमेंट जो हो रही है डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए एक ऑब्स्टेकल है। तो ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके बाय।